गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम व्याधित रूपीय विमान अध्याय का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। होप सभी विद्यार्थी जो है वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएंगे। तो थोड़ा बाकी विद्यार्थी ज्वाइन हो ले तब तक हम रिकैप ले लेते हैं। कल के व्याख्यान में हमने विशेषतः चरक संहिता के विमान स्थान का जो 7वां अध्याय है उसके बारे में दो हमने उसके विभाग देखे थे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस हमें बताता है और विशेषतः उसमें गुरु व्याधित और लघु व्याधित ये दो हर एक व्याधि के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने जाना और उसमें हमने सावधानी बरतनी चाहिए ये भी देखा। अगर व्यक्ति का या उस रुग्ण का मनोबल, शारीरिक बल एवं स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार अन्य घटक है वो अगर अच्छे हैं तो गुरु व्याधित व्यक्ति भी लघु व्याधित जैसा प्रतीत होता है और वैसे वर्षा। तो ये हमने जाना और कुशल चिकित्सक ने उसमें भूल नहीं करनी चाहिए, चूक नहीं करनी चाहिए, ये हमने देखा। उसके बाद हमने पहले 8 जो श्लोक है वह इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस के बारे में हमें बताते हैं और पार्ट बी जो हमने कल ही उसकी शुरुआत कर दी है वह है कृमि या जिसे हम अंग्रेजीकरण उसका करें तो पैरासाइटोलॉजी ऐसा उसे हम कह सकते हैं। और इन कृमियों के बारे में चरकाचार्य हमें मुख्य 2 प्रकार बताते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह सहज कृमि और दूसरा जो है वह है वैकारिक कृमि। सहज कृमि जो है उनको ही अवैकारिक कृमि ऐसे भी कहा जाता है। सहज कृमियों को अवैकारिक ऐसे भी कहा जाता है और विशेषतः जैसे हमने कल देखा था कि वह व्यक्ति के जन्म के साथ उसके मृत्यु तक वो साथ में रहते हैं और उसके अगर हम उदाहरण देखें तो बकल कैविटी हो, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो, फीमेल बॉडी में वजाइनल कैनाल हो, तो वहाँ का बैक्टीरियल फ्लोरा, ये सभी जो कृमि है वो अवैकारिक या सहज है और उनकी संख्या जो है वो इनिमरस या असंख्य उसको हम कह सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वह वैकारिक कृमि है और वह सहज के बिल्कुल विरुद्ध है और वह व्याधियों को उत्पन्न करते हैं और भिन्न भिन्न विकृतियां शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। अभी संख्याओं के बारे में अगर देखें तो ये जो पैरासाइट्स है वो विभिन्न ग्रंथकारों ने उनकी संख्या जो है भिन्न भिन्न बताई है और विशेषतः चरक संहिता, भेल संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और माधव निदान ये उनकी टोटल 20 ऐसी संख्या बताते हैं और जो हमें संख्या भिन्न दिखती है वह दिखती है हारित संहिता में 13 और शारंगधर संहिता में 22। ठीक है, तो ये हमने विद्यार्थी जब तक ज्वाइन होते हैं हमने विशेषतः इसके बारे में रिकैप हमने देखा और फिर हम अभी रेगुलर जो हमारा आगे की व्याख्या है उसको देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं विशेषतः श्लोक क्रमांक जो 12वां है वह श्लेष्मज कृमियों के बारे में है। तो श्लेष्मज कृमि यानी हम उसको पैरासाइट्स इन म्यूकस एंड अदर फ्लूइड्स ऐसा उसे कह सकते हैं। और चरकाचार्य जो है बहुत ही मेथोडोलॉजिकली साइंटिफिक जो बुक है, संहिता है, वो कैसे होनी चाहिए एक आदर्श उसका है और बिल्कुल मेथोडोलॉजिकली वर्णन करते हैं। वह पुरुषज कृमि है या शोणितज या रक्तज कृमि है जो हमने कल देखा था और फिर कफज कृमि की भी या श्लेष्मज कृमि की भी उसी तरीके से वर्णन करते हैं। सबसे पहले निदान बताते हैं यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, उसके बाद आकृति या वर्ण बताते हैं और फिर उसके चिकित्सा बताते हैं। तो श्लेष्मजाः क्षीर गुड़ तिल मत्स्य आनुपमांस पिष्ट अन्न परम अन्न कुसुम्भ इत्यादि। तो ये जो गद्यमय श्लोक है विशेषतः निदान या पॉजिटिव फैक्टर्स बताते हैं। जो व्यक्ति विशेषतः क्षीर यानी दूध, गुड़, तिल, सीसेम सीड्स, मछली, अनुपमांस, अनुपमांस यानी जलचर प्राणियों का मांस, पिष्टान्न
यानी हम पिष्टान्न को हम फाइन फ्लोर या फिर मैदा भी कह सकते हैं। तो ये जो उसको पिष्टान्न कहते हैं। परम अन्न जो है वह विशेषतः खीर को बताया है, जिसमें दूध भी आता है और उसमें चावल भी आती है, और विशेषतः वो मधुर रसात्मक होता है। फिर कुसुम्भ, कुसुम्भ जो है उसको बर्रा भी हिंदी में कहते हैं, उसका तेल है। फिर अजीर्ण भोजन ऐसा बताया। अजीर्ण भोजन का अर्थ होता है अपक्व अन्न, यानी न पकाया हुआ या आधा पकाया हुआ अन्न। फिर पूती, अजीर्ण, उसके बाद पूती। पूती का अर्थ है जो सड़ा हुआ है, गला हुआ है। अभी क्लिन्न जो है, क्लिन्न का मतलब है गीला, यानी जिसको उसमें से पानी आना शुरू हो गया है। तो ये क्लिन्नता है। फिर उसके बाद संकीर्ण ऐसा शब्द आता है। संकीर्ण यानी जिसमें, देखिए, हम गेहूं चावल जो भी है वो खाने से पहले उसको अच्छी तरीके से हम उसको यानी सुपर फाइन करते हैं। उसमें अगर कंकड़ इत्यादि है तो उसको निकाल देते हैं। तो वो अगर उसमें कंकड़ इत्यादि हो तो उसको फिर हमें संकीर्ण कह सकते हैं। या फिर विभिन्न गुणधर्मों के पदार्थ इकट्ठा खाना भी संकीर्ण भोजन हो सकता है। उसके बाद है विरुद्ध। विरुद्ध यानी विरुद्ध भोजन या विरुद्धान्न, यह बहुत विस्तृत कल्पना है और शास्त्रीय उसके आधार भी है। बहुत विस्तार से उसके ऊपर व्याख्या की जा सकती है। यहाँ समझने के लिए संस्कार विरुद्ध, गुण विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, ऐसे उसके उदाहरण देखिए। यानी शीतोष्ण क्रम सेवनात्, ये भी क्रम विरुद्ध है। यानी हमने जल पी लिया और तुरंत उसके बाद कुछ चाय वगैरह पी ली, यानी उष्ण अन्न ले लिया, तो ये हो गया क्रम विरुद्ध। तो विरुद्ध के ऐसे असंख्य हम उसके विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। तथा असात्म्य भोजन आदि के कारण, असात्म्य यानी जो आपको सहज नहीं है, आपको साथ में नहीं है, ऐसा जो ये विभिन्न कारण श्लेष्मज क्रमी के बताए हैं। इससे क्या होता है, देखिए, तेषाम आमाशयाः स्थानम, तो आमाशय जो है उनका स्थान है। और विशेषतः जब वो बढ़ जाते हैं, ते प्रवर्धमानाः, तो बढ़ जाने के बाद वो ऊर्ध्व अध या फिर ऊर्ध्व और अध, इन दोनों मार्गों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद उसकी आकृति या वर्ण वर्णन करते हैं। तो वह है श्वेत, सबसे पहले सफेद वर्ण बताया। उसके बाद पृथु या फिर ब्रध्न आकृति के। पृथु का अर्थ होता है मोटा, ठीक है। और ब्रध्न, इसको हम चपटे ऐसे ले, तो गोल मोटे और चपटे मोटे, यानी ये आकार में बड़े होते हैं, पृथु का यह अर्थ हमने। फिर और कुछ है उसमें वृत्त यानी गोलाकार, ठीक है। फिर गंडूपदाकृतयाः, गंडूपद के सदृश। सो गंडूपद किसे कहते हैं, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के समान वह दिखते हैं। मराठीमध्ये आपण त्याला गांडूळ म्हणतो, तो गांडुळासारखे दिसतात। आणि रंग कसा असतो, ताम्रवर्ण, श्वेताः ताम्राः अवभासाः च, यानी उनके 3 वर्ण विशेषता बताए, श्वेत वर्ण, फिर ताम्र वर्ण, और फिर अवभासाः, यानी उसकी शेड्स, विभिन्न शेड्स उसमें हो सकती है। फिर बताया, देखिए, केचित अणु, यानी कुछ छोटे आकार के होते हैं, बहुत ही अणु आकार के होते हैं। कुछ जो है वह कैसे होते हैं, पतले होते हैं। दीर्घाः तनवाकृताया, दीर्घ यानी लंबे होते हैं। दोनों आकृति यानी बहुत ही उनकी आकृति जो है वो बहुत ही लाइक, हम उसको कहते हैं थ्रेड लाइक, इस प्रकार के वह हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तेषाम त्रिविधानाम श्लेष्म निमित्तानाम कृमिनाम नामानि। तो अभी श्लेष्म जो कृमि जो है या कफ प्रधान, जिनकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, ऐसे कृमि जो है उनके 3 नाम बताते हैं। अंतरादाह, उदरादाह, हृदयचराः। तो 3 नाम बता दिए, अंतराद, उदराद, हृदयचर। और फिर आगे बताते हैं, चिरवाह दर्भ पुष्पाः संबंधिकाः महागुदाः च इति। ये भी जो है उनके नाम विभिन्न बताए दे दिए, चुरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक और महागुद।
उनका प्रभाव यानी लक्षण बताते हैं रिल्लास यानी नौशिया, आस्यस्राव, तो हम उसमें मुख में ज्यादा प्रसेक आता है जिसे लाला स्राव भी कह सकते हैं या सलाइवेशन कह सकते हैं। फिर अरोचक यानी अनोरेक्सिया, व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती। अविपाक यानी जो हजम है, खाया हुआ अन्न जो है वो ठीक से उसका पचन नहीं होता, इंडाइजेशन। ज्वर, फीवछा यानी फेंटिंग, जृंभा उसको यानिंग, क्षवथु स्नीजिंग, उसके बाद अनाह। अनाह क्या है? तो अनाह यानी गैसेस जो है वो पेट में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अंग मर्द यानी जो बदन है, पूरा शरीर जो है बिल्कुल वह वेदना उसमें इतनी होती है कि व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, यानी मथने जैसी वेदना, बॉडी एक हम उसका अंग्रेजीकरण कर सकते हैं। वमन छर्दी बताया यहाँ पे, यानी साक्षात उस व्यक्ति को उल्टी होती है। कृष्णता यानी वह व्यक्ति बहुत ही दुबला हो जाता है। कठोरता, पारुषम यानी कठोरता उसमें आ जाती है। तो शरीर में जो है वो रफनेस पूरा उसके अन्न में अंग में आ जाता है। अब ये जो ब्लू कलर में है वह है चक्रपाणी दत्त जी की आयुर्वेद दीपिका से लिए हुए अंश। तो यहाँ पे जो हेतु बताते हैं वहां पे परमान्न शब्द है, देखिए। तो परमान्नम पायसम यानी एक प्रकार की पायस या खीर है। संकीर्ण भोजन यानी क्या है? घृणा विषय मलादि मिश्रित व्यंजनादि भोजनम। तो उसका अर्थ होता है गंदे भोज्य पदार्थ जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है। ब्रध्नाह चर्मलता, ब्रध्न शब्द का अर्थ वो बताते हैं चर्मवत लता, यानी लता यानी मराठी में हम उसको वेल कहते हैं, यानी वो टेंड्रिल्स। ठीक है। तो ये श्लेष्मज कृमि जो है उनकी डिटेल्स यहाँ पे हमने देखी। तो वो आमाशय में रहने वाले हैं, उनको हैबिटेट हुआ विशेषता स्टमक एंड डिओडिनम जो है, इस पार्ट को आमाशय कह सकते हैं हम। और उनकी जो गति है जब वो बढ़ते हैं तो वह मुख की तरफ या फिर गुदा की तरफ या फिर दोनों ओर उसकी गति हमें दिखाई देती है। ठीक है। सो टेपवर्म के जैसा हम इनको कह सकते हैं। दो विच आर व्हाइट, उनके जो 3 प्रकार बताए विशेषता। देन राउंड लाइक जो अर्थवर्म जैसे होते हैं, व्हाइट एंड कॉपरी कलर, उनमें अवभास ऐसा शब्द जो आया है उसको कॉपरी टिंज उसमें रहती है। और फिर थर्ड, दैट आर वेरी स्मॉल एंड लाइक लॉन्ग थ्रेड एंड व्हाइट। सो श्लेष्मज कृमि जो है उनको आकृति और वर्ण के अनुसार उनके ये 3 सब टाइप्स या उप प्रकार हम कह सकते हैं वो बताए हैं। ठीक है। तो उसके विभिन्न नाम हमने देखे और फिर विशेषतः उनके नाम से भी हम जान सकते हैं, जैसे अंतराद। तो अंतराद का अर्थ हो गया डैमेजिंग इंटेस्टाइन्स। उदराद तो ये एब्डोमेन को नुकसान करते हैं। हृदयचर ये कार्डियक एरिया में विशेषता जाते हैं। फिर चूरू और दर्भ पुष्प, दर्भ शब्द है वो फ्लावर्स ऑफ दर्भ, दर्भ जो तृण होता है उसके फ्लावर्स के समान वो पुष्प के समान दिखते हैं। एनीवे तो ये उसके डिटेल्स हो गए। उसके बाद आते हैं पुरीषज कृमि, चौथा जो प्रकार है। विशेषतः 4 प्रकारों में कृमियों को विभाजित किया है। पहला हमने कल प्रकार देखा, कौन सा देखा? मलज। दूसरा हमने देखा शोणितज। तीसरा अभी हमने देखा वह है कफज या श्लेष्मज। और चौथा जो है वह पुरीषज। हमने बार बार देखा है कि कफ यह शब्द का प्रयोग हमें चरकाचार्य सहसा करते नहीं दिखाई देते, वह श्लेष्मा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो पुरुषज कृमि जो है उनको अब हम जानेंगे। दे आर पैरासाइट्स इन फीसेस। सो फीकल मटेरियल में यानी जो एनस में से या एनल रीजन से जो मल प्रवृत्ति होती है उनमें जो कृमि पाए जाते हैं उसको पुरीषज कृमि कहा है। और उसका श्लोक क्रमांक जो है वो 13वें श्लोक में उसका डिटेल्स हमें दिखते हैं। पुरीषजा तु तुल्य समुत्थाना श्लेष्मजैहि। तो पुरुषज कृमि जो है वो कफज के ही समान होते हैं, लेकिन उसका स्थान जो है वो क्या है? तेषाम स्थानम पक्वाशयाः। तो पुरुषज कृमि के
समुत्थान यानी कॉजेटिव फैक्टर्स अलग से नहीं बताए हैं, पुनरुक्ति नहीं की है। वो श्लेष्मज कृमि जो अभी हमने देखा वही उसके कारण है। कारण कौन से? क्षीर गुड़ तिल मत्स्य अनुपमांस पिष्ट अन्न परमान्न कुसुम्भ स्नेह अजीर्ण पूति क्लिन्न इत्यादि जो हमने हेतु देखे वही पुरीषज कृमि के भी हेतु है। तेषाम स्थानम पक्वाशया, उसका स्थान जो है वह है पक्वाशय। और ते प्रवर्धमानाः तु अधो विसर्पन्ति यस्य पुनः आमाशय अभिमुखाः स्युत् यत् अंतरम। देखिए तदनंतरम यानी उसका प्रवास जो है या उसकी गति जो है वह डिटेल्स में बताते हैं। तो वे बढ़कर जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो वह नीचे की ओर विसर्पित होते हैं। जिस पुरुष के शरीर में कृमियों का मुख आमाशय की ओर होता है उस पुरुष को विशेषता कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? उद्गार। तस्य उद्गार निश्वासाः पुरुषगंधिनाः स्युः। उस व्यक्ति को उद्गार जो है उस व्यक्ति के वह या फिर उसका निश्वास यानी जो एक्सेल करता है एयर, सांस उसकी बाहर आती है तो वह विशेषतः पुरीश गंध की यानी मल के गंध की होती है। यह बहुत ही क्लिनिकल साइन यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में आकृति और वर्ण बताते हैं। वह आकृति एवं वर्ण भेद से कुछ कृमि सूक्ष्म एवं गोलाकार होते हैं। देखिए संस्थान वर्ण विशेषाः तु सूक्ष्म वृत्त परिणाः श्वेता दीर्घा इत्यादि। तो इस श्लोक में विशेषता उसकी आकृति एवं वर्ण का वर्णन मिलता है हमें। तो उनमें से कुछ कृमि जो है वो साइज में बहुत ही माइक्रो सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार यानी सिलेंड्रिकल होते हैं। उसका परिणाम जो है वह यानी चौड़ाई में वो गोलाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। श्वेत वर्ण के होते हैं। और कुछ जो है वह विशेषता है ऊन सदृश, ऊर्णांशु संकाशाः। संकाशा शब्द जो है उसके समान, त्याच्या सारखे। तो ऊर्ण अंश मतलब क्या है? ऊन के समान। ऊन क्या है? तो वह है उल। जो आपण म्हणतो ना स्वेटर ज्याच्यापासून बनतात, लोकर मराठी भाषेमध्ये, वो सो दे आर लॉन्ग लाइक वूल फाइबर्स, हम कह सकते हैं। उसमें से कुछ जो है वो मोटे यानी गोलाकार होते हैं। उनका वर्ण शाव यानी ब्लैकिश होता है। नील हरित एवं पीत वर्ण के भी वह हो सकते हैं। अब उनके नाम बताते हैं। देखिए तेषाम नामानि ककेरुकाः मकेरुक लेलीह सशूलक सौसुराद। उनका प्रभाव यानी उनका कर्म वो शरीर में क्या करते हैं या क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो सबसे पहले बता दिया पुरीश भेदाः, मतलब वह व्यक्ति को डिसेंट्री या हम डायरिया कह सकते हैं, वह लक्षण सबसे पहले दिखाई देते। फिर कार्श यानी वह व्यक्ति बहुत ही स्किन कवर्ड टू अ स्केलेटन, ऐसा उसका अपीयरेंस आता है, यानी बहुत ही दुबला पतला वह व्यक्ति हो जाती है। पारुष्य यानी रफनेस। फिर रोमहर्ष यानी हॉरोपिलेशन, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस रूप में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अभी देखिए आगे उसके बारे में बताते हैं। त एव चास्य गुदमुखम परिदुदंतम कंडुम च उपजनयंतो। आगे क्या करते हो? वह कृमि जो है वो गुदा के अग्रभाग पर सुई चुभने जैसी पीड़ा या खुजली उत्पन्न करते हैं। वहां वह स्थित हो जाते हैं वहां आने के बाद, और फिर वहां पे हर्ष यानी झिनझिनी उत्पन्न करते हैं और वह गुदा से बार बार बाहर निकलते हैं। इस प्रकार कफज एवं पुरुषज कृमियों के यहाँ पे समुत्थानादि विशेष यहाँ पे बता दिए। अब देखिए चक्रपाणी दत्त टीका, ऊर्णांशु संकाशा इति मेषलोम तुल्याः। मेष यानी मेंढा या हम शिप कह सकते हैं, उसके लोम जो होते हैं यानी वही फिर है वूल फाइबर्स। ठीक है। तो अतिवेलम इति, ये जो अतिवेलम शब्द है, गुद निष्क्रमणम अतिवेलम, यानी बार बार वह जो है वो गुदा से निष्क्रमित हो जाते हैं। ठीक है।
देखिए यहाँ पे भी लाइक हेयर ऑफ गोट, यानी वूल उसकी जो है उसके समान वो होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से उनके दो प्रकार यहाँ पे बता दिए, एक जो है वो सूक्ष्म और गोलाकार है, उनका सरकमफरेंस राउंड होता है, और फिर कलर जो है वो सफेद होता है, और उनका संरचना कैसी होती है वो यानी वूल फाइबर की जैसे। और दूसरा जो है वो साइज में बड़े होते हैं, और परिणाम जो है उनका वो गोलाकार होता है, और उनके कलर बताते हैं ब्लैकिश, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। उनके हमने नाम भी देखे। अब जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। अब इनको हम किस तरह से उसको टेपवर्म कहे या फिर आगे हम देखेंगे, अभी मैं उसका स्लाइड अभी नहीं दिखाता आपको, जब भी फ्लो में आएगा तब उसको हम देखेंगे। तो ये सब चार प्रकार बताने के बाद, यानी 9वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक जो है वो कृमियों का चार प्रकार जो है उनके डिटेल्स बताए। सबसे पहले कारण, फिर उसकी आकृति एवं वर्ण, फिर उसका पॉजिटिव फैक्टर्स यानी हेतु, फिर हेतुओं के बाद उसका स्थान, फिर स्थान के बाद उसके वर्ण इत्यादि विशेष जो है वो दिखते कैसे है या के कौन से उसके सब टाइप्स है, और फिर उसके जो है उन्होंने चिकित्सा बता दी अंत में। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चिकित्सा सूत्र देखेंगे 14वें श्लोक में। चिकित्सितम तु खलु येषां समासेन उपदिश्य पश्चात विस्तरेण उपदेक्षामः। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्णन किया है वो संक्षेप में वर्णन किया है, और इसी अध्याय में उसका विस्तार भी आगे आ जाएगा। पश्चात विस्तरेण उपदेक्षामः। तत्र सर्वकृमीनाम अपकर्षणम एव आदिताः कार्यम। तो आदिताः कार्यम यानी सर्वप्रथम उसको क्या करना है, तो अपकर्षण चिकित्सा उसकी सबसे पहले करनी है। अपकर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, उसके डिटेल श्लोक में हम बाद में देखेंगे कुछ ही अंतराल के बाद। दूसरा जो स्टेप है वह प्रकृति विघात है। अपकर्षण क्या है, एक्सट्रैक्शन, यानी उनको मैन्युअली वहां से निकालना है, फिजिकली उनको निकालना है। प्रकृति विघात यानी जो उसके कारण है, जिससे वो पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो हमने नष्ट करने हैं। हेतु सेवन को बंद करना है, तभी उसकी प्रकृति विघात होगा। क्योंकि उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर या अन्न नहीं मिलेगा पोषण के लिए, तो वो फलेंगे नहीं, या वो उत्पन्न नहीं होंगे, या फिर उसका पोषण नहीं होगा। और तीसरा जो है वो निदान परिवर्जन, यानी कारण मूल जो हमने देखे चारों प्रकारों के, उनके कारण ही जो है वो नष्ट करना है। एनीवे, तो उसको हम अभी चरकाचार्य जी की भाषा में हमने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 15वें श्लोक में देखिए, तत्र अपकर्षणम हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य उपकरणवता अपनयनम अनुपकरणेन वा। यानी उपकरणों से युक्त जो है वो चिकित्सक क्या करे, सबसे पहले फिजिशियन वो विभिन्न जो उपकरण है उनके द्वारा, या फिर हस्तमेव प्रधान यंत्रम हस्तेन अभिगृह्य। हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान यंत्र विधि अध्याय में हमने देखा है विस्तार से, यंत्र के विभिन्न प्रकार देखे, लेकिन उसमें इन सभी यंत्रों को चलाने वाला जो चिकित्सक है या शल्य कर्म करने वाला जो है, वह व्यक्ति के हाथ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए हस्तम एवं प्रधान यंत्र वहां पे कहा। अगर आपके पास कोई यंत्र यानी फोर्सेप एटसेट्रा नहीं है, तो हाथ से भी आप उसको ग्लव्स इत्यादि पहन के फिर प्रिकॉशंस प्रॉपर लेके उसको आप निकाल सकते हो। ये पहले अपकर्षण के बारे में बता दिया। और अपने स्थान में स्थित कृमियों को औषधि द्वारा बाहर निकालना ये ज्यादा युक्ति युक्त होगा। ठीक है, स्थानगतानाम तु कृमीनाम भेषजेन अपकर्षणम न्यायताः। यानी ऐसा औषध प्रयोग करना है कि वो अपने आप बाहर निकल जाए। अभी देखिए यहाँ पे उन औषधों के प्रकार तत्चतुर्विधम बताया। अपकर्षण के लिए चार प्रकार उसमें आप कर सकते हो। उसमें शिरोविरेचन है, वमन, विरेचन, आस्थापन। ठीक है, शिरोविरेचन
यानी स्ट्रॉन्ग नस्य आपने देना है। वमन, आमाशयस्थ अगर कृमि है तो वमन आप दे सकते हो। फिर पक्वाशयस्थ है तो उसके लिए आप विरेचन या आस्थापन बस्ती के आप इस्तेमाल कर सकते हो। रक्तज कृमि है उसके लिए भी विरेचन का उपयोग होगा। तो इस पद्धति से आपने युक्तिज्ञ होके उसका अपकर्षण के लिए इन चारों कर्मों का नहीं, उनमें से जो आवश्यक है उस कर्म का आपने प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरा है प्रकृति विघात, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो हमने इसका ट्रांसलेशन देखा। तो इसके अंतर्गत क्या बताया है, कटु तिक्त कषाय क्षारोष्णानाम द्रव्याणाम उपयोगः। तो कटु तिक्त कषाय क्षार एवं उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद वो बताते हैं सबसे दूसरे द्रव्य जो है विशेषतः कफ और पुरीश, इनके विपरीत गुण धर्मों वाले पदार्थ जो है उनका प्रयोग करना चाहिए, और उनके समान जो है उनका आपने त्याग करना चाहिए। अब देखिए, विशेषतः प्रकृति विघात में इन द्रव्यों का प्रयोग बताया है। तो ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर वो ब्रेक करता है या ब्रेक डाउन करता है। कटु यानी क्या है, कटु का तीखा अर्थ होता है चिली टेस्ट। तिक्त यानी कड़वा, बिटर टेस्ट। कषाय यानी तुरट मराठी में, एस्ट्रिंजेंट। क्षार विभिन्न आप सॉल्ट्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और वह गुण धर्मों में उष्ण होने चाहिए, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये शॉर्ट मैनेजमेंट जो है या क्विक मैनेजमेंट जो है वो इन 3 स्टेप्स में बताते हैं। प्रकृति विघात हमने देखा अपकर्षण के बाद। अब तीसरा जो है वह है निदान परिवर्जन। जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनको हमने उनका सेवन नहीं करना है, उनका त्याग करना है, और उनके विपरीत वाले जो गुणधर्म के द्रव्य गुण कर्म से विभिन्न या विरुद्ध पदार्थ है या कर्म है उनका हमने सेवन करना है। तो निदानोक्त भावों का परित्याग करना ही निदान परिवर्जन है। अनंतरम निदानोक्तानाम भावानाम अनुपसेवनम यदुक्तम निदान विधौ तस्य विवर्जनम तथा प्रायाणाम च अपरेषाम द्रव्याणाम। तो इस प्रकार से कृमियों के जो निदान बतलाए गए हैं उनका त्याग और तत्समान हेतुओं का परित्याग करना चाहिए। और विशेषतः यहाँ पे बताते हैं इति लक्षणतः चिकित्सितम अनुव्याख्यातम, यानी चिकित्सा की व्याख्या जो है इस प्रकार से लक्षण के अनुसार जो है वो आगे बताया जाएगा। एतदेव पुनः विस्तरेण उपदेक्ष्यते। ये जो है विभिन्न चिकित्सा प्रयोग जो है 3 प्रकार के हमने संक्षिप्तता देखे, उनका विस्तार आगे किया जाएगा। अब देखिए, चक्रपाणि दत्त जी की जो टीका है वह अपकर्षणम हस्तादि संशोधनानि च। तो अपकर्षण के वो 2 अर्थ बताते हैं। एक तो फिजिकली उनको वहां से निकालना है हस्त या किसी यंत्र के द्वारा, हाथ के द्वारा, और दूसरा अपकर्षण जो है वो संशोधन विधि, जैसे शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन बस्ती, इस पद्धति से अपकर्षण कर सकते हो। प्रकृते है कारणस्य श्लेष्मादि रूपस्य विघाताः प्रकृति विघाते इति अर्थः। तो श्लेष्मादि रूपस्य विघाताः, ये जो मुख्य उसका कारण है विशेषतः प्रकृति से यहाँ पे दोष रूपी हेतु का ग्रहण करना चाहिए और उसका विघात करना चाहिए, ऐसे चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। ठीक है। उपकरणवत एत इति, अब उपकरण जो शब्द आया है तत्र अपकर्षण हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य, यहाँ पे उपकरणवता, उपकरणवता यानी उपकरण के साथ उस वैद्य ने, उस चिकित्सक ने क्या, कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, संदंशादि, संदंश यंत्र इत्यादि उपकरण युक्तेन। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अवधि हमारी कम है, प्रश्नोत्तर के लिए पुनः इसी लिंक पे हम ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो संदंश यंत्र इत्यादि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। स्याद इति योजना, यानी इस प्रकार की योजना करना चाहिए। ओके, तो ये हो गई व्याख्या। लक्षण इति
लक्षणत शब्द का प्रयोग देखिए, ऐसा नहीं है कि सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट करना है। चक्रपाणी दत्त जी बताते हैं लक्षणत इति संक्षेपतः। तो यहाँ पे जो ये 14वें श्लोक, विशेषता 15वें श्लोक में, सॉरी 15वें श्लोक में जो चिकित्सा बताई है वह संक्षेपतः है, लक्षणत है। और संक्षेपो ही विस्तरस्य ग्राहकम लक्षणम भवति, और यह लक्षणत का अर्थ लेना चाहिए। तो ये अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है। कृमि चिकित्सा का सामान्य सूत्र बताइए। तो ये आपने 3 प्रकार से, ये 3 स्टेप्स में करना है। अपकर्षण हस्त के द्वारा एवं संशोधन के द्वारा, प्रकृति विघात विशेषतः यहाँ जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है वह दोष रूपी हेतु, ठीक है, यानी मलज है कृमि, ठीक है, फिर शोणितज है, फिर तीसरी जो है प्रकार हमने आज कौन सा देखा, श्लेष्मज, और फिर चौथा पुरीषज। ये जो प्रकृति है उसकी वो, और फिर उसका विघात, और फिर निदान परिवर्जन। सिंपल है, संक्षेपतः क्रिया योगो ही निदान परिवर्जनम। निदान यानी हितों का परित्याग आप जब तक नहीं करोगे तब तक चिकित्सा जो है वो फलदायी नहीं होगी। अब देखिए विस्तार जो है यहाँ से शुरू होता है। अतएनम कृमिकोष्ठम आतुरम अग्रे षड्रात्रम सप्तरात्रम वा। तो यहाँ से विशेषतः कृमि चिकित्सा का जो है वह विस्तार हमें दिखाई देता है 16वें श्लोक से। तो उसमें सबसे पहले कृमि कोष्ठ, जिसके कोष्ठ में कृमि है, ऐसे व्यक्ति को 6 या 7 दिन तक स्नेहन और स्वेदन कराना है, और उसके पश्चात उसको संशोधन औषधि देनी है। अब संशोधन औषधि जो देनी है वह संशोधन वमन होगा या फिर विरेचन होगा, क्योंकि स्नेहन स्वेदन किया है तो पूर्व कर्म है, ठीक है। तो वह स्थान कौन सा है कृमि का, वह पुरीषज है तो पक्वाशय स्थान होगा, वो श्लेष्मज है तो आमाशय स्थान होगा, और उसके अनुसार फिर आमाशयस्थ उनका स्थान है तो फिर वमन दिया जाएगा, या फिर पुरीषज है या फिर पक्वाशय उसका स्थान है पुरीषज कृमि का, तो उस वहां पे विरेचन जो है वह प्रेफरेबली दिया जाएगा। इसका विचार करते हुए कृमियों को सबसे पहले उत्क्लेश स्नेहन स्वेदन 6 या 7 दिन तक उसका करना है, और फिर उत्क्लेश उसका करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा कृमि जो है वह बाहर निकल आए, जीआई ट्रैक में आए, और उसको संशोधन के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए उसको प्रातः सायं उस रोगी को दूध, दही, गुड़, तेल, पिष्टान्न, परमान्न यानी खीर या फिर कुसुम तेल युक्त भोजन उसको कराना चाहिए। तो ये उत्क्लेशकर आहार जो है वो देना चाहिए। हमने वमन या फिर विरेचन विधि में इसको देखा है। फिर रात्रि में सुखपूर्वक उसको अच्छे से उसका विश्राम हो जाए, नींद अच्छी हो जाए, और फिर सायंकाल को उसको अच्छे भोजन देके वह भोजन जल्दी पच जाए ऐसा हल्का देना चाहिए। और फिर जो हमने पंचकर्म या वमन विरेचन चिकित्सा में हमने देखा है विधि में, सभी परीक्षा विषयों को भली भांति परीक्षा करें, और फिर दोष निर्हरार्थ वमन, विरेचन या स्थापन, इनका हमने चयन करना चाहिए या उसका हमने प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आस्थापन, वमन, विरेचन ही तद, तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलते हैं आगे। तो ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है। आगे तथा आहरेति ब्रूयात, इसको हम 17वें श्लोक को देखेंगे। विशेषतः जब यह निश्चित हो जाए कि रोगी संशोधन के लिए वो पर्याप्त है या योग्य है, तो उसको योग्य स्थिति सम्यक उसका स्नेहन स्वेदन हो गया है, उसको हमने उत्कृष्ट कर आहार भी दिया है, और निश्चित हो गया उसको आस्थापन देना है या वमन देना है, विरेचन देना है, इनमें से कौन सा देना है ये निश्चय हो जाता है, तो उसको संशोधन औषधि जो है वो पिलानी है। और इन द्रव्यों को लाने के लिए कहा जाता है विशेषतः उपयोग, प्रयोग कौन से द्रव्यों का करना चाहिए कृमि चिकित्सा के लिए, संशोधन के लिए, तो मूली, सरसों, लहसुन, करंज, शिग्रू, मधुशिग्रू, खरपुष्प, सुगंध तृण, सुमुख एक तुलसी का प्रकार है,
सुरसा ये भी एक प्रकार की श्वेत तुलसी कहते हैं इसको, कुठेरक यानी वन तुलसी, पुदीना, क्षवक यानी नक छिकनी, ये राजगढ़ फोर्ट जो है उसके बेस में बहुत मिलती है नक छिकनी, फनिंजक, इनमें से जो भी उपलब्ध हो उन द्रव्यों को लाना चाहिए और इन औषधियों को अच्छे प्रकार के उसको छोटे छोटे टुकड़े काट कर पानी में धो लें। फिर उसको जो है वो एक हंडिया में यानी पात्र में डालकर सम मात्रा में उसको गोमूत्र और पानी डालकर उसका पाक करें और फिर उसको बीच में उसका जो है वो रिंसिंग या फिर करछुल से उसको चलाते जाए ताकि वो जल न जाए। जब पानी कम हो जाएगा तो औषधियों का रस पूरी तरह से उसमें आ जाए तब उसको महीन कपड़े से छानना चाहिए और फिर उसको हाथ में मदन फल पिप्पली, विडंग कल्क, तिल तेल, स्वर्जिकाक्षार इत्यादि लवण मिला के फिर विधि पूर्वक आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी दूसरे योग बताए हैं, अर्क, श्वेत मांदार, कुटज, कुष्ठ, मीठा नींब इनका क्वाथ, या तीसरी रेसिपी बताते हैं शिग्रू, पीलू, धनिया, कुटकी, सरसों का क्वाथ। चौथी रेसिपी है आमलकी, श्रृंगबेर, दारू, हल्दी, किचुमर्द, इन द्रव्यों का क्वाथ मदन फल पिप्पली के साथ 3 दिन या 7 दिन का आस्थापन बस्ती देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमें रेसिपी या विभिन्न फॉर्मूले दिए और ये आस्थापन बस्ती के दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही मेथोडोलॉजिकली और डिटेल कौन कौन से द्रव्यों का चयन करना चाहिए, उस क्वाथ के लिए गोमूत्र युक्त क्वाथ बनाना है वो कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे बताते हैं। तो चक्रपाणी दत्त मधुशिगुरु का अर्थ बताते हैं शोभांजन, यानी मराठीमध्ये आपण त्याला शेवगा ड्रमस्टिक म्हणतो। यानी शिगुरु जो है वो बहुत अच्छा क्रमिग्न है और मधुशिगुरु यानी शोभांजन। अब देखिए वो दो है, जो शिगुरु शब्द प्रयोग आया है उसे हम जंगली मराठी मध्ये जंगली शेवगा म्हणतो, यानी वो कड़वा होता है, वो खाने के लिए वो ड्रमस्टिक इस्तेमाल नहीं करते। और मधुशिगुरु जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको शोभांजन कहते हैं। इन दोनों का भी प्रयोग यहाँ पे बताया है। ठीक है, सुपरिपूतम इति यानी बहुत अच्छे कपड़े से छानना चाहिए, इसका अर्थ ले। अलर्क शब्द प्रयोग आया है यहाँ पे, अलर्क यानी अर्क कैलाट्रोपिस, उस वनस्पति को यहाँ पे लेना है। सरसप हम सबको पता है। पिचुमर्द शब्द जो आया है विशेषतः वह निम्ब के लिए, कड़ू निम्ब के लिए आया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आस्थापन बस्ती उस रुग्ण को देनी चाहिए और फिर उस आस्थापन बस्ती 3 या 7 दिन ये ड्यूरेशन भी बता दिया। अब आस्थापन बस्ती की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हमने चरक संहिता के सिद्धि स्थान में इसका विस्तार से अध्ययन करना है आगे जाके चरक संहिता उत्तरार्ध में। ठीक है, और फिर प्रत्यागते च पश्चिमे बस्तौ, तो इस प्रकार से आगे ये बस्ती का अगर प्रत्यागम हो जाए, क्योंकि आस्थापन बस्ती जो है वो 45 मिनट्स में बाहर आनी चाहिए। अगर वो बस्ती बाहर आ जाती है तो उस समय रोगी को आश्वस्त करके फिर उभयता भागहर संशोधन औषधियों को पिलाना चाहिए। जैसे मदन फल पिप्पली का क्वाथ जो है वो पिला सकते हैं वमन के लिए। ठीक है, या फिर अन्य भी जो योग है हम विस्तार से उसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो 40 मिनट्स का हमारी अवधि है वो अभी खत्म हो जाएगी। तो उसके प्रश्नोत्तर जो है उसके लिए हम फिर इसी लिंक को जुड़ेंगे। आपके जो भी प्रश्न है उनको तैयार रखिए और उसको हमने विस्तार से अभी देखना है। ठीक है, तो यही मैं रिकॉर्डिंग जो है वो रोक देता हूँ, अब हम डिस्कशन करें।